जय हिंद दोस्तों। देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा और हम इस प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप पीछे से नहीं लेके चलोगे इस चीज़ों को तो आगे से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सारे के सारे सीरीज वाइज अरेंज करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से पहले पिछली वीडियो देखिए फिर यहाँ पे आगे आइएगा। तो हम यहाँ पे देखिए डिस्कस करेंगे आज अपने सबसे पहला क्वेश्चन को। और आप सभी को पता है कि हमारा जो आज की जो हमारी वीडियो है ना बहुत अच्छी होने वाली है। और चैनल का नाम आप सभी को पता है कि पहले हमारे जो चैनल का नाम था वो क्या था, ज्ञान रिसर्च सेंटर था, लेकिन अभी चैनल का नाम हो चुका है सर जीआरसी क्लासेस। तो जीआरसी क्लासेस को हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और बेहतरीन वीडियोज आप सभी को यहाँ पे डेली मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे अगली वीडियो के बारे में। अगली वीडियो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का हो जाएगा सर कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी, है ना। जन गण मन जो था वो किसने यहाँ पर दिया था, ये आपको मुझे बताना है। देखिए दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और अमर्त्य सेन। ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाता है सर, पहला आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप मुझे ये बताएंगे सर कि राष्ट्रगान को हमने कब अपनाया था, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जो हमारे 4 सिंह हैं उनको हमने कब अपनाया था, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सर जो जनगण मन है इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अच्छा इसको सबसे पहले सर कब गाया गया था, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो सबसे पहले इसको सर जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था 1911 में इसको गाया गया था। ठीक है, कब सर 1911 के अंदर इसको यहाँ पे गाया गया था। ठीक है, अच्छा ये प्रकाशन कब हुआ था इसका, जहाँ से हमने इसको चूज़ किया प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका है उसमें इसका यहाँ पर सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। और संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा पूरे गीत में 5 पद हैं। कितने पद हैं सर इसमें, पूरे के पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रगान सिर्फ इतना ही बड़ा है, ये पहला पद है, इसके जैसे भी 4 पद और हैं, लेकिन हमने केवल पहले ही पद को अपनाया है। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, है ना। आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आत्मरक्षा में। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है और वो आत्मरक्षा में, यानी कि आत्मरक्षा में कहीं वो अकेली थी, किसी ने उस पर हमला किया तो आत्मरक्षा में उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। कोई यहाँ पर अपनी आत्मरक्षा में उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसको नहीं उठाना चाहिए था, तो वो क्या होगा यहाँ पर जो अधिकार है वो उसका छिनेगा नहीं, उसको यहाँ पर उसकी सुनवाई होगी, उसको एकदम से सज़ा नहीं होगी, उसको मतलब माफ़ी मिल जाएगी टोटल तरीके से, बात ये है। ठीक है, तो देखो पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या चीज़ें हैं, तो यदि लोक सेवक यानी कि कोई लोक सेवक है जो कि जनता की सेवा करता है, या फिर सरकारी कर्मचारी है, कोई कार्य है जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्ति रूप से नहीं होती और वह सद्भावना पूर्वक अपने पद पर काम करता है। ठीक है, तो पहला तो कंडीशन हमारी ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाए उसकी या फिर नुकसान हो जाए। दूसरी कंडीशन कहती है यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे। ठीक है, उदाहरण के लिए कोर्ट में लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई, तो भी यहाँ पर क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो वही ऊपर से आदेश आया है ना। दूसरा, यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावना पूर्वक वाला कार्य माना जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है कि जैसे एक लड़की है या फिर कोई भी एक पर्सन है और बी पर्सन उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो सी पर्सन ने आकर के बी पर्सन को चपत मारा या उसको दूर हटा के फेंक दिया, उसको चोट लगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, हम किसी की जान बचा रहे थे। ठीक है, अगला है कि ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो।
ठीक है। जो सुरक्षा है उसके लिए भी हमें किसी की सहायता अगर हमें करनी पड़ जाए तो भी है, या फिर स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आप उतना बढ़िया पे प्रयोग कर सकते हैं। छठा आ जाता है कि सर किसी विकृत चित्त, चित्त का मतलब होता है मन, व्यक्ति जिसका जो मन है वो क्या हो, बहुत विकृत हो, यानी कि उसको समझना हो किसी भी चीज़ की, जैसे बच्चा है ना, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भी आपको है। या फिर मान लीजिए कोई वो आपके ऊपर आक्रमण कर देता है, ठीक है, तो आप उससे रक्षा कर सकते हो। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर उस पर हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो तो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सर, 8 मिनट्स इसको ना मैं गोल कर लेता हूँ। अब ठीक है। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मरक्षा का अधिकार है ना, मतलब आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो कैसे होता है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, अपने शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है? तो सर ये होता है हमारा डी, सारे के सारे होते हैं ये। अगर अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, मतलब हमारे शरीर पर कोई अपराध कर रहा है, हमें कोई चोट मारने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपनी रक्षा उससे कर सकते हैं और हम करते हैं। दूसरा है दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, है ना, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, हम दूसरे के शरीर को भी यहाँ पर बचा सकते हैं, कोई भी है तो। चोरी कर रहा है कोई, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ठीक है, हम इन सब से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और हमसे यहाँ पर कोई गलत काम भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है सर। डी कहता है, अब देखिए इसका कुछ और देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता, हम भारतीय दंड संहिता की बात कर रहे हैं, BNS की बात करेंगे। इसकी धारा है 96 से 106, ध्यान रखिएगा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में उपबंध करती है, तथा धारा 97 निम्न उपबंध करती है। क्या करती है सर? धारा 97 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, ठीक है, साथ ही दूसरे की शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकता है। धारा 97 में ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है सर? व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी कर सकता है, जब चोरी से, डकैती से, शरारत से, आपराधिक अधिकार से, सबसे इनकी अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता है। जैसे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है रोड पर भी, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी में गाड़ी खड़ी हुई है और वहाँ पर आकर किसी ने उस गाड़ी पर कोई पत्थर फेंक के मारा, तो आप उसके प्रति कार्रवाई कर सकते हो। या फिर कोई हमें पता चल रहा है मारने वाला है, तो हम अपनी गाड़ी को हटा के दूसरे का खड़ी कर सकते हैं, फिर हम उसके जा कर के उसके रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि सर इसकी हम ये मुझे ऐसा चाह रहा है। कुछ हम लिखवाते नहीं कि हम मुझे इससे सर खतरा है, मेरी रिपोर्ट लिखो, मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी ये होगा, है ना, ऐसा होता है। अगला, भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है। हमने पिछली वीडियो में भी राजतंत्र और गणतंत्र का मतलब समझा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने बहुत सारी चीज़ें, क्या सारी ही चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली थी, है ना, मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें ब्रिटेन से ली थी। तो हमने ब्रिटेन से एक ही चीज़ नहीं ली, वो थी राजतंत्र। ब्रिटेन में राजतंत्र चलता है और हमने वहाँ से सिर्फ राजतंत्र को छोड़ करके सारी चीज़ ले ली है और हमने यहाँ पे गणतंत्र को अपनाया है। गणतंत्र होता है सर लोगों में शासन, लोगों का शासन होता है। इस गणतंत्र का सिंपल सा मतलब एक आप ऐसे समझ लो कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता, है ना। जैसे राजतंत्र में क्या होता है कि बाप का बेटा ही राजा बनेगा, बेटे का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन वंशानुगत में जो जनता चुन के भेजेगी वही होता है। ठीक है, ध्यान रखिए गणतंत्र के अंदर। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाता है। किसी भी गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है। उसकी ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो उसके फिर दोबारा चुनाव होंगे, ऐसे करके चुन के आता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत का प्रमुख अर्थ राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चुनकर आता है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का लागू, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं? तो सर इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, अभी कितनी हो चुकी है अनुसूचियाँ बढ़ करके? तो 12 हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी अनुसूची बढ़ी थी। तो सर जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो वहाँ पर पहली अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो जोड़ी गई थी 1952 में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित बातें लिखी गई हैं।
तीसरी अनुसूची जोड़ी गई थी सर 1992 में, जिसमें पंचायती राज है, और चौथी अनुसूची जोड़ी गई थी सर 1993 में, जिसमें हमारा नगर पालिका है। ठीक है, अगला देखिए छठा सर, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो सर ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर ना ही लोकसभा थी और ना ही राज्यसभा थी। ठीक है तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट योजना के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तथा इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें कुल 15 महिलाएं थीं। ठीक है, महिलाएं कितनी थी सर? 15 यहाँ पर महिलाएं थीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था सर बताओ? मिति कब थी, सन कब थी, कब हमने उसको आत्मसमर्पित किया था सर? बी ऑप्शन, हमने 2006 में किया था। तो मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, संवत 2006 विक्रमी को हमने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया था। ठीक है, जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया, और उस दिन विक्रमी संवत्ति के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी 2006 संवत थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अब 2006 याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमने अपना जो टॉप लीडर है उसको चुनना शुरू करा था। तो गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र के रूप में पहला अपना क्या मनाया था? पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि मानी जाती है। ठीक, अगला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो सर हमारा हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, वह थी हैदराबाद। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद के बाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति व जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो एनसीएससी किस आर्टिकल में आती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए सर, 337, 338, 334, 339। तो सर ये आती है हमारी ऑप्शन नंबर सी 338 में। ठीक है, आर्टिकल 338 में ये आती है, ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक नए अनुच्छेद 338 के द्वारा जोड़ा गया। यह भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति के मौलिक परिवर्तन आया? अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, तो सर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, शिक्षा में। आपने पता है ना 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करे गए थे, है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो संविधान के जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो खत्म होता है। अब यहाँ से हमारी प्रेम्बल शुरू हो जाएगी। जितने भी अब आगे वाले आने वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रेम्बल से होंगे, प्रस्तावना से होंगे, उद्देशिका से भी होंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें अरेंज बढ़िया करके अरेंज करी गई हैं टॉपिक वाइज तरीके से। ठीक है, चलो, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है ना? तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा किसने बोला है? तो के एम मुंशी, एन माधवराव, बी आर अम्बेडकर या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो किसने बोला है सर? हमारा के एम मुंशी ने बोला है कि हमारी राजनीतिक कुंडली है संविधान की। ठीक है सर, चलिए ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करती है बताइए? तो सर भारत की जनता से प्राप्त करती है। ठीक है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि कीनोट कहा था?
किसने कहा था भारतीय संविधान की कुंजी बताएंगे? तो सर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए था हमारा सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने कि संविधान जो है वो जो प्रस्तावना वो संविधान की कुंजी है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश से लिया गया है, यानी कि किससे लिया गया है ये? तो किससे सर? रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, गौरवशाली क्रांति है। तो सर ये तो हमारा रूस की क्रांति से लिया गया है। तो न्याय जितने भी हमारे वो कहाँ से लिए गए हैं सर? रूस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो किसे माना गया था आप बताएंगे सर? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने यहाँ पर केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य को माना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था, है ना? तो किस उद्देश्य प्रस्ताव सभी को पता है हमारा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था? तो भाईचारे की भावना तो बंधुता में आती है, ऑप्शन नंबर सी फ्रेटर्निटी में आती है, यही आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, है ना? विशेषाधिकार का अभाव, स्पेशल प्रिविलेज बोलते हैं। तो समानता में ये बात हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आज हमने बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी है। वीडियो को गाइस प्यार दिए आप और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर दो वीडियो को, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है देखो वीडियो बनाने में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।